Good evening, everyone. Today in this class, we will be discussing about hypersensitivity, right? Okay, so let's move to hypersensitivity. Okay, so now we will be discussing about hypersensitivity, right? So if I break the word hypersensitivity, you will be getting two words. That is your hyper and sensitivity, right? So if we define these two terminologies, hyper stands for excessive, right? Hyper stands for excessive and sensitivity is your response, right? So basically we can define hypersensitivity as the excessive response of immune cells. Excessive response of immune cells, right? Up. Oh, the language of the class is Hindi as requested by students, so I'll be explaining in Hindi also, right? अगर हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं टू टर्मिनोलॉजीज में, देन इट मींस हाइपर प्लस सेंसिटिविटी, राइट? हम हाइपर कब बोलते हैं? जब भी कोई भी चीज जब ज्यादा रिएक्ट करते हैं, राइट? आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे होंगे, कभी कोई ओवर रिएक्ट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि यू आर रिएक्टिंग वेरी मच, टू मच, राइट? ओवर रिएक्ट कर रहे हो आप। तो बेसिकली ओवर रिएक्शन सिर्फ इंडिविजुअल या पर्सन का नहीं होता, इम्यून सेल्स का भी ओवर रिएक्शन होता है, राइट? और जब भी इम्यून सेल्स का ओवर रिएक्शन होता है तब हम उसको बोलते हैं क्या? हाइपर सेंसिटिविटी। एम आई क्लियर व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? मतलब अगर इस टर्म को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो इट इज लाइक हाइपर प्लस सेंसिटिविटी, राइट? हाइपर को हम क्या बोलते हैं? excessive and sensitivity is your response, right? जब भी बॉडी सेल्स इम्यून, क्योंकि हम अभी इम्यूनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके 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 रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इम्यून सेल्स, राइट? तो जब भी हमारे बॉडी कई सिचुएशंस में कई सिचुएशंस में क्या होता है, हमारे जो बॉडी इम्यून सेल्स हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं, राइट? और उसी ओवर रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। दिस इज द एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सेल्स, राइट? अगर हम इस हाइपर सेंसिटिविटी को देखें तो बेसिकली इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, राइट? अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग जो टाइप 4 जो अलग अलग सिस्टम है, इनमें क्या होता है आपका? अलग अलग एंटीबॉडीज होता है, अलग अलग सेल्स इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? अगर आप एंटीबॉडी बोलते हो तो एंटीबॉडी पता होगा आप लोगों को क्या है, अगर नहीं पता है देन आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन एंटीबॉडी, राइट? क्या होता है, जब भी कोई भी फॉरेन सेल हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे जो सेल्स है, हमारे बॉडी सेल्स है, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इम्यून सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि बिल्कुल फॉरेन सेल है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? तो अगर सेंसिटिविटी को भी देखा जाए तो इसको 4 टाइप्स में इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ सेल्स और विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड, राइट? अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं तो टाइप 1 में हमेशा IgE का एक्टिवेशन होता है। IG stands for इम्यूनोग्लोबिन, राइट? इम्यूनोग्लोबिन क्या है, कैसे है, मैंने आप अगर पीछे के वीडियोस देखेंगे बी सेल्स का, वहां पे मैंने थोड़ा बहुत बताया है अबाउट इम्यूनोग्लोबिन, राइट? तो क्या होता है, जो टाइप 1 होता है वो एक्टिवेट, वो मेडिएट किसके थ्रू होता है? आपका IgE के थ्रू, राइट? और IG इज इम्यूनोग्लोबिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, राइट? अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 में भी आपका इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पे IgE का नहीं होता है, राइट? यहाँ पे जो होता है आपका IgG एंड IgM का एक्टिवेशन होता है, राइट? अगर हम टाइप 3 की बात करते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। जो बाहर से एंटीजन आते हैं वो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं? IgG को भी एक्टिवेट करवाते हैं, राइट?
तो बेसिकली अगर मैं टाइप 3 की बात करूं, दिस इज बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में एज ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये आईजीई को, आईजीजी एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। बट ये आपको अभी ये जानना है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी हमारे क्या करते हैं, पैथोजन से फाइट करते हैं, राइट। कोई भी पैथोजन हो, बॉडी क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पैथोजन और फ्रॉम द एंटीजन, द बॉडी फाइट बैक करते हैं वो, राइट। तो वो जो फाइट बैक के अलग अलग तरीके होते हैं, एक द वन ऑफ द वे इज योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, राइट। अब हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लासेस में। टाइप 4 जो होता है ये बिल्कुल डिलेड टाइप होता है, मतलब इसका हमेशा जो रिस्पॉन्स होता है ये डिलेड होता है। अगर मैं IgG टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 की बात करूं, इन लोगों का हमेशा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। इमीडिएट मान लो आपने कुछ ऐसा खा लिया या फिर कुछ ऐसा आपने इनहेल किया जिसके तुरंत बाद आपको एक्शन मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो टाइप ये 1, 2, 3 का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, राइट। लेकिन अगर टाइप 4 है, आप नाम से ही देखो डिलेड टाइप से हाइपर सेंसिटिविटी, राइट, मतलब इसका रिएक्शन लेट होता है। क्लियर हुआ यहां तक? यस। सो नाउ लेट्स मूव टू टाइप 1। अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो टाइप 1 है, वहां पे जो एलर्जेंस आपका प्रेजेंट होता है वो बेसिकली प्रोटीन होता है। एलर्जेंस आपका क्या है? एलर्जन इज प्रोटीन, राइट। जो प्रोटीन होता है उसका भी कुछ स्पेसिफिक साइज होता है, क्योंकि बहुत ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो इसका जो साइज होता है ये होता है इन बिटवीन 4 to 40 किलो डाल्टन, राइट। इसका नेचर कैसा होता है? ये डाइवेलेंट में भी हो सकता है, मल्टीवैलेंट में भी हो सकता है। क्लियर? डाइवेलेंट, मल्टीवैलेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब एंटीजन आता है तो ये फर्स्ट किसको एक्टिवेट करता है? आईजीई को, राइट। आईजीई को एक्टिवेट करता है। आईजीई क्या करते हैं? वो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, जैसे आपका मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, लाइक न्यूट्रोफिल्स, और वो क्या करते हैं, जो ये सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स, वो कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, नॉट हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज करते हैं, राइट। और वो केमिकल्स क्या करते हैं? हमें रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। अगर मैं एलर्जी और आईजीई की रेशियो देखती हूँ तो इट इज 2:1। आईजीई हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एलर्जन। क्यों? क्योंकि आईजीई इज गोइंग टू फाइट विद द एलर्जन, राइट। तो अगर ये इक्वल अमाउंट में होगा तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, राइट, फाइटिंग में। तो इट इज ऑलवेज सीक्रेटेड मोर देन एलर्जन। अगर एलर्जन की बात कर रही हूँ तो एलर्जन आपके बॉडी में कैसे आ सकते हैं? This allergen can enter in your body through inhalation, right? Inhalation and invasiveness. What is invasiveness? Invasiveness means what? Sometimes what happen? Your bee sting, right? Bee sting, then your wasp sting. जो भी आपको इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स कभी कभी क्या करते हैं? स्टिंग करते हैं, राइट। तो दिस स्टिंग्स की वजह से भी इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक टाइप 1, राइट। अभी हमने क्या देखा? हमने अभी इतना कुछ ज्यादा नहीं देखा, हमने सिर्फ इतना देखा जो हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं बेसिकली वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स है किसका? इम्यून सेल्स का या डिफेंस मैकेनिज्म का, राइट। और यह आपका जो होता है इम्यून सेल्स और इम्यून रेस्पॉन्स, ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, डिपेंडिंग ऑन विच सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड, राइट। अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका एक्टिवेट होता है आईजीई। अगर हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं उसमें एक्टिवेट होता है आईजीजी, आईजीएम। अगर आप टाइप 3 के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपका एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। टाइप 4 में क्या होता है? आपका डिलेड टाइप। डिलेड टाइप क्यों होता है, कैसे होता है, हम आगे देखेंगे, राइट। अभी हमने टाइप 1 में क्या देखा? जो भी एलर्जन है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, उसका जो प्रोटीन होता है उसका साइज होता है 4 to 40 किलो डाल्टन, राइट। डाइवेलेंट और मल्टीवैलेंट नेचर के होते हैं। आईजीई प्रोड्यूस करते हैं जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं, राइट।
एंड जो आपका रेशियो है एलर्जन और आईजीई का वो हमेशा होता है आपका 2:1। और ये एलर्जन आपके बॉडी में घुसते कैसे हैं? ये घुसते हैं विद द हेल्प ऑफ योर इनहेल, इंजेक्शन एंड इन्वेसिवनेस। क्लियर एवरीवन? यस और नो? कौन जो होते हैं वो कुछ सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, राइट? तो जो भी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो है आपका बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, योसिनोफिल्स, राइट? अब ये सेल्स क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हमें सिम्टम्स देते हैं, जो कि हमें यू कैन से रिस्पॉन्स देते हैं, राइट? अब केमिकल्स क्या क्या रिलीज करेंगे? ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्रिन, राइट? ये बेसिकली क्या करते हैं? दिस एक्ट एज ए वेसोडाइलेटर। अब वेसोडाइलेटर क्या है? सपोज मान लो ये कोई ब्लड वेसल्स है, राइट? ये कोई ब्लड वेसल्स है, राइट? अब क्या होगा? जैसे ही ये केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, जो ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो कैसे हो जाएंगे ये? इस तरह के वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब यहां से ये मूव करने लगेंगे क्या? क्लियर? तो इससे क्या होता है? एक तो आपका इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरी चीज क्या होता है? जो भी आपके सिम्टम्स आते हैं या फिर कुछ रिस्पॉन्स भी होता है। क्लियर एवरीवन? यस? ओके, दैट्स ऑल अबाउट सेल्स एक्टिवेटेड। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे कैसे ये काम करता है। मान लो आप ये एक सेल है, राइट? ओके, मैं यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रही हूँ कि अगर हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम एलर्जन एंट्री करते हैं तो कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, और सेकेंड टाइम जब वो एंटर करते हैं तो कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एलर्जन। फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एलर्जन। अगर ये फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, राइट? अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ये हम लोग का बी सेल है, राइट, विथ रिसेप्टर। ये क्या है आपका? बी सेल। मान लीजिए ये आपका हो गया एंटीजन, एंटीजन या फिर आप एलर्जन भी बोल सकते हो। अभी हम इस केस में एलर्जी डिस्कस कर रहे हैं तो हम एलर्जन ही बोलते हैं, राइट? अब क्या होगा? जैसे ही ये एलर्जन यहाँ बाइंड करेंगे बी सेल रिसेप्टर के साथ, तो इमीडिएटली आपका कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा आपका क्या? बी सेल जैसे ही आपके एलर्जन से बाइंड करेंगे तो ये क्या करेंगे? बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, राइट? या फिर आप कह सकते हो ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, राइट? अब क्या होगा? जो आपका प्लाज्मा सेल्स है बेसिकली ये आपके क्या करते हैं? ये आपके सिक्रीट करते हैं आईजीई, जो क्या है? आपका इम्यूनोग्लोबिन है। जो मैंने बोला था टाइप 1 आईजीई की वजह से होता है। अब समझ आया आईजीई कैसे आते हैं? आईजीई आते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा सेल्स। बी सेल जब एलर्जन से इंटरैक्ट करते हैं तो वो कुछ बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो आपका प्लाज्मा सेल्स है वो आपके क्या रिलीज करते हैं? वो आपके रिलीज करते हैं आईजीई। अब आईजीई क्या करते हैं? आईजीई जाके एक्टिवेट करते हैं सेल्स को। ये एक्टिवेट कराते हैं आपके मास्ट सेल्स, राइट, बेसोफिल्स। ये सारे सेल्स को क्या करते हैं? ये योसिनोफिल्स, राइट, ये सारे सेल्स को ये एक्टिवेट करवाता है, राइट? जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, देन जैसे ही ये सारे सेल्स एक्टिवेट होता है वो क्या करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं। कौन कौन सा केमिकल्स? मैंने अभी नाम बोला था, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्रिन, राइट? तो ये लोग क्या करते हैं? इसको हम केमिकल मेडिएटर्स या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी मेडिएटर्स भी बोल सकते हैं, राइट? ये कुछ आपका फर्स्ट टाइम में ये रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम में ये बल्कि सिम्टम्स को शो करेगा, राइट? फर्स्ट टाइम में क्या करेगा? सिम्टम्स। क्लियर एवरीवन?
तो फर्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैसे हुआ, जैसे ही आपका ये एलर्जन है, जैसे ही एलर्जन ये बी सेल से बाइंड करेंगे तो बी सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। तो जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो आपका प्लाज्मा सेल्स है वो आपके फॉर्म करेंगे आईजीई, जो कि आपका मास सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और मास सेल्स क्या करते हैं, मास सेल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, जो भी सेल्स है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स हमें सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर आप कुछ भी सिम्टम्स दिखाते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड एंट्री में क्या होता है व्हेन पैथोजन एंटर्स फॉर सेकेंड टाइम, क्योंकि हमारे अभी क्या है, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो रखे हैं, राइट। तो हम सेकेंड टाइम एंट्री में देखेंगे कि क्या होता है ड्यूरिंग सेकेंड एक्सपोजर। जब हमारे इम्यून सेल्स को सेकेंड एक्सपोजर मिलता है सेम एंटीजन से, तब क्या होता है ड्यूरिंग सेकेंड एक्सपोजर, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे बॉडी में फिर से हो गया ये रहा आपका एंटीजन, राइट। ये अगर आपका एंटीजन है, राइट, ये हो गया आपका बी सेल्स, ये बाइंड किया रिसेप्टर से, ये हो गया बी सेल, राइट। अब ये बी सेल क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स आईजीई प्रोड्यूस करेंगे, आईजीई क्या करेंगे, कुछ सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जैसे आपका हो गया एक्टिवेट मास सेल्स, बेसोफिल्स एक्टिवेट कराएंगे, करने के बाद वो क्या करेंगे, रिलीज ऑफ, वो रिलीज करेंगे क्या, केमिकल्स, कौन सा केमिकल्स, ब्रेडिकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन। अब मेमोरी सेल्स भी एक्टिवेटेड है, मेमोरी सेल्स को ऑलरेडी फर्स्ट एक्सपोजर मिल चुका है, तो ये क्या करेंगे, ये आप रेस्पॉन्स देगा, क्या देगा, रेस्पॉन्स। अब मैक्सिमम केसेस में रिस्पॉन्स में ये क्या करते हैं, एलर्जन को मार देते हैं, या फिर कुछ हाइपर सेंसिटिविटी और भी कुछ सिम्टम्स हो, कुछ भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? That's all about type 1 hypersensitivity. Let's move to type 2 hypersensitivity. Okay. यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं आपको एक चीज मैं मिस कर गई थी, यहाँ आपको एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स आता है, जैसे मान लीजिए पहला हो गया आस्थमा, राइट। दिस इज ऑल्सो अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, जहां पे आईजीई का सक्रीशन होता है। सेकेंड हो गया एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल एलर्जी जब बहुत 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 ज्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्स देते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, राइट। थर्ड क्या हुआ आपका, फूड एलर्जी। फूड एलर्जी, कोई किसी लोगों को फिश खाने में, कैशवी नट्स खाने में भी एलर्जी होते हैं, तो बेसिकली वो हो गया आपका फूड एलर्जी, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका यस इक्टोपिक डर्मेटाइटिस। नंबर 4 में आएगा आपका इक्टोपिक डर्मेटाइटिस। अभी इक्टोपिक डर्मेटाइटिस क्या है, इट इज बेसिकली द स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्वेलिंग ऑफ स्किन, क्या हो गया, इक्टोपिक डर्मेटाइटिस। क्लियर? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो गया आपका, फिफ्थ है फीवर। मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स के कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे, जब ये एयर में जब ये ब्लो करते हैं कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इससे भी आपका एलर्जी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। डस्ट एलर्जी भी एक टाइप है, राइट। तो ये हो गया आपका कुछ रिस्पॉन्सेस जो कि मतलब आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में शो करते हैं। I hope this is clear to everyone. Yes, next we will see the type 2 hypersensitivity. Type 2 hypersensitivity. Okay. टाइप 2 जो हाइपरसेंसिटिविटी है वो बेसिकली आपका होता है इम्यूनोग्लोबिन IgG IgM के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, IgG एंड IgM के वजह से होता है, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एडीसीसी को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोल रही हूँ।
हमारे बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स घुस आते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स फाइट बैक करते हैं, राइट, उसको, उस पैथोजन या उस एंटीजन को मारने के लिए, राइट। तो बहुत सारे तरीके से ये ट्राई करते हैं पैथोजन को किल करने के लिए। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द वे बाय विच एंटीजन गेट्स किल्ड फ्रॉम बाय द इम्यून सेल्स, राइट। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हमारे बॉडी एंटीजन को या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया एडीसीसी। एडीसीसी को हम बोलते हैं क्या? एडीसीसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल mediated cytotoxicity। क्लियर? एडीसीसी को हम क्या बोलते हैं? एडीसीसी इज बेसिकली एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। कैसे ये काम करता है? मान लो आपका ये कोई सेल है, राइट, यहाँ पे कुछ एंटीजन घुस गया या फिर एलर्जन। एंटीजन आपको पता है फॉरेन पार्टिकल, राइट, मैंने ये बहुत पहले क्लास में भी डिस्कस किया है। क्लियर? तो मान लो इस सेल्स में कुछ आपका एलर्जन घुस गया है, तो ये सेल क्या करेगा? ये जो नियर बाय सेल्स है उसको कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे कि मेरे में एलर्जन घुस गया है, राइट। अब क्या होगा? इस सेल्स के ऊपर ऑलरेडी रिसेप्टर्स होते हैं। मान लो ये हो गया आपका रिसेप्टर्स, राइट, ऐसे ले लो, ये हो गया कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे ही इसमें एलर्जन घुस गया तो यहाँ पे क्या होगा? आपका हमारे बॉडी में जो आपका एंटीबॉडी होता है आईजीजी, वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये वो यहाँ आके इससे ऐसे बाइंड करेगा। कौन? एंटीबॉडी, राइट। अब मैं यहाँ पे ये लेवल कर देती हूँ, सेल्स इन्फेक्टेड विथ एंटीजन, राइट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये हो गया एंटीबॉडी, राइट, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं FC पार्ट। FC का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। और ये दो जो पार्ट है, ये दो पार्ट, इनको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। यहाँ से वो एंटीजन से बाइंड करते हैं इस दो पार्ट। बेसिकली ये आपका वेरिएबल होता है। क्लियर? अब क्या होगा? देखिए ये जो FC पार्ट है, ये जो FC पार्ट है, इट एक्ट एज ए रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसके रिसेप्टर की तरह काम करता है? ये आपके रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर अ काइंड ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं NK सेल्स, राइट। NK सेल्स क्या है? बेसिकली ये है आपका नेचुरल किलर सेल्स, राइट। तो क्या होता है? जो आपका FC पार्ट होता है, ये आपको बाइंड करते हैं NK सेल्स के साथ थ्रू अ रिसेप्टर। NK सेल्स, मान लो ये है आपका NK सेल्स, इसमें भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। मान लो ये है, इसको हम इनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं CD16 प्रेजेंट इन NK सेल्स। फिर ये ऐसे बाइंड करते हैं NK सेल्स, राइट। यहाँ पे भी हो गया आपका NK सेल्स, राइट। और ये NK सेल जैसे ही बाइंड करेगा, ये क्या करेंगे? ये आपका डिग्रेन्युलेशन कॉज करेगा। डिग्रेन्युलेशन कॉज करता है। डिग्रेन्युलेशन क्या है? बेसिकली रिलीज ऑफ केमिकल्स। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे IgG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? वो तो एक आपका एंटीजन से भी बाइंड कर रहा है, एंटीजन इन्फेक्टेड सेल से भी बाइंड कर रहा है, प्लस वो आपका NK सेल से भी बाइंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ADCC कैसे काम करता है। ओके, उससे पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल्स होते हैं टाइप 2 में, वो आपका कौन कौन सा होता है? वो होता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ये है आपका ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस, ये तो बहुत कॉमन है एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस, राइट। थर्ड जो है वो क्या है? आपका ड्रग इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कभी कभी जब कोई लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन हो,
तब भी क्या होता है, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जनरेट होता है किसी किसी के सेल्स में, तो वो भी आपका क्या हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कैसे ये सिस्टम होता है, राइट? अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये समझाऊंगी पहले ये रिएक्शन कैसे होता है। मान लो ये कोई एलर्जी है, ये जैसे ही सेल्स में घुसा, या तो नॉर्मल एंडोसाइटोसिस भी हो सकता है, सेल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी हो सकता है। जैसे ही ये सेल में घुसा तो इमीडिएटली क्या होगा, आपका ये सेल है, इसका रिसेप्टर्स है, राइट? इमीडिएटली आपका कौन आएगा, आपका आएगा आईजीजी। आईजीजी क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे बाइंड करेंगे, राइट? यहाँ पे ऐसे बाइंड करेगा, यहाँ पे ऐसे बाइंड करेगा, यहाँ पे ऐसे बाइंड करेगा, राइट? और दूसरे पार्ट से ये बाइंड करता है एनके सेल से, एफसी पार्ट के थ्रू वो बाइंड करेगा आपका एनके सेल से, राइट? यहाँ पे भी वो एनके सेल से बाइंड करता है। अब क्या करेगा, एनके सेल्स जैसे ही इससे बाइंड होता है, ये डिग्रेन्युलेट होता है। डिग्रेन्युलेट मतलब क्या, डिग्रेन्युलेशन शो करता है। डिग्रेन्युलेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ केमिकल्स, राइट? जैसे ही डिग्रेन्युलेशन होता है, ये क्या होता है, जो सेल होता है किल्स सेल्स। एपोप्टोसिस भी हो सकता है बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। जब भी सेल का डेथ प्लान होता है, मान लो अब क्या होता है, मान लो सडन कैसे बताऊं मैं, अगर हम ह्यूमन के लाइफ के साथ कंपेयर करूं तो सडन डेथ अगर ह्यूमन की हो जाती है तो हम बोलते हैं ये सडन डेथ है, राइट? लेकिन अगर कोई सुसाइड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, प्री प्लान है ये, या फिर प्री प्लान मर्डर है, राइट? तो उसी तरह से जो एपोप्टोसिस होता है ये आपका प्लान प्रोग्राम होता है, राइट? ये सेल्स प्लान करके ही मतलब टाटा बाय बाय बोलते हैं, राइट? ओके, ये हो गया आपका एडीसीसी। क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो आपका आईजीजी होता है, ये समटाइम्स क्या करते हैं, C3 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि C5 को एक्टिवेट करते हैं। C5, C3, C5 ये एक पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। और फिर ये मैक के थ्रू सेल को किल करते हैं। मैक क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी को देखिए, मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इसीलिए इतना नहीं फोकस कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट मतलब बहुत लोगों को पता नहीं भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, राइट? ओके, एडीसी से क्लियर हुआ सबको? ग्रेट। अब हम देखेंगे एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी एंड एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस, राइट? पहले हम देखते हैं एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है, ये ब्लड ग्रुप केस है, राइट? मान लीजिए आप, यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप को लिख रही हूँ, राइट? यहाँ पे मैं एंटीजन को लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं एंटीबॉडी को लिख रही हूँ, राइट? यहाँ पे मान लो यस, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए, एंटीबॉडी क्या होगा, बी, राइट? बी की बात करती हूँ तो एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी होगा ए। ए बी की बात करती हूँ तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए बी दोनों होगा, एंटीबॉडी नहीं रहेगा, राइट? ओ की बात करती हूँ तो ओ में एंटीजन नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए बी दोनों रहेगा, राइट? अब एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी में आपका क्या होता है जनरली, अगर ध्यान से सुनना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ए ब्लड ग्रुप के पेशेंट में ए एंटीजन होता है, एंटीबॉडी बी होता है, और बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट में बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी ए होता है, राइट? अगर आप ए ब्लड ग्रुप पीपल को बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो क्या होगा, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, राइट? ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, आपका आदमी मर जाएगा, इतना ही रिएक्ट करे, कोगुलेशन के थ्रू ये आदमी मर जाते हैं, राइट? तो हम इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, हमें एंटीजन एंटीबॉडी मैचिंग बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं, यूनिवर्सल डोनर जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, वो है आपका ओ नेगेटिव। क्यों ओ नेगेटिव है, ध्यान से देखना। वो ओ, एक सेकेंड, वो आपका हो गया क्या, ओ नेगेटिव। क्यों ओ नेगेटिव हुआ, क्योंकि देखिए ओ नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, राइट। यस, नहीं है तो वो जाके रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर। अगर हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका ए बी पॉजिटिव, राइट। ए बी पॉजिटिव क्यों आएगा, देखिए ध्यान से सुनना। ए बी पॉजिटिव इसीलिए आएगा क्योंकि ए बी पॉजिटिव में क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा, राइट। ए बी पॉजिटिव में एंटीजन अगर एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ए बी पॉजिटिव में अगर आपका एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो एंटीबॉडी क्या रहेगा, एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा, राइट। अब देखो ए बी पॉजिटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो एंटीजन ए बी रहेगा, एंटीबॉडी नहीं रहेगा, तो एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो वो एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। समझ आया। तो ओ नेगेटिव में क्या होता है आपका, ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करता है, राइट। ये आपका RH होता है, RH नेगेटिव, राइट। RH क्यों, क्योंकि RH का फैक्टर भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, हम देखेंगे एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस में। AB पॉजिटिव में क्या होता है आपका, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, राइट। कोई एज नो एंटीबॉडी, देयरफॉर इट एक्ट एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप कमेंट भी कर सकते हो, राइट। अभी हम देखेंगे एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस एक प्रेगनेंसी केस में क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मान लीजिए एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस की बात कर रही हूँ, अगर मदर RH नेगेटिव, RH क्या है, RH बेसिकली जब हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, A पॉजिटिव या B नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये इससे हम डिफाइन करते हैं RH फैक्टर को, राइट। ये RH फैक्टर लिया गया है मंकी से, ठीक है। अब ये RH फैक्टर का भी एंटीजन होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट मतलब क्या, उसका एंटीजन है ब्लड में, और अगर नेगेटिव है तो उसका एंटीजन नहीं है, राइट। अगर हम मदर, यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करें एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस जो कि RH फैक्टर से रिलेटेड होता है। अगर मदर RH नेगेटिव है और अगर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट फीटस है वो अगर RH पॉजिटिव होता है, तो मतलब क्या है, RH नेगेटिव मतलब एंटीजन नेगेटिव है, एंटीजन नेगेटिव है, एंटीबॉडी लेकिन फॉर्म होगा अगर उसको, मतलब क्या, एंटीजन नेगेटिव है, राइट। अगर RH एंटीजन कहीं भी मदर बॉडी में आता है तो मदर के सेल्स उसको फॉरेन की तरह एक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं फीटस जो RH पॉजिटिव है उसका एंटीजन पॉजिटिव है, मतलब उसके सेल्स में, उसके ब्लड में RH का एंटीजन है, तो उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बॉडी में जब है वो उसके लिए एंटीबॉडी तो नहीं बनेगा, राइट। तो इसलिए इसके लिए एंटीबॉडी नहीं होगा। अब क्या होगा जब प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि हमें पता है मदर से फीटस कनेक्ट होता है थ्रू प्लेसेंटा, राइट। अब प्लेसेंटा के थ्रू जब ये फूड का ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस, उसी टाइम में क्या होता है, देयर इज अ चांस कि जो फीटस का ब्लड है वो मदर के बॉडी में आ जाए, राइट। जब वो मदर के बॉडी में आता है तो अब देखिए फीटस का ब्लड पॉजिटिव है, मदर का ब्लड नेगेटिव है, राइट। जब ये फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में आता है तो क्या होगा, मदर के ब्लड इसको फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। ट्रीट करने के बाद ये तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एंटीजन, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और ये क्या करता है, फीटस को मारने का काम करता है, राइट। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना सिवियर नहीं होता है, लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में सेम कंडीशंस होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर RH मदर
फिर से RH पॉजिटिव को कंसीव करती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो पहला एक्सपोजर होता है। मैंने आपको दिखाया था अरे टाइप 1 में ही कि पहला एक्सपोजर में सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, रिस्पॉन्स नहीं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा क्योंकि मेमोरी सेल्स ऑलरेडी ये एक्सपोजर हो चुके हैं, एक्सपोज मिल चुका है मेमोरी सेल्स को, राइट। अब वो क्या करेगा, मेमोरी सेल्स क्या करेगा, उसको पता है कि ये है, इसके लिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना जरूरी है, राइट। वो एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, एंटीबॉडी क्या करेंगे, प्लेसेंटा एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा जिसके वजह से लाइसिस ऑफ आरबीसी ऑफ फीटस, फीटस के आरबीसी का लाइसिस होगा, राइट। इससे क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। किसको, चाइल्ड को, क्योंकि चाइल्ड का एंटीजन, चाइल्ड का जो RH पॉजिटिव फैक्टर है वो एक्ट कर रहा है एंटीजन की तरह मदर ब्लड के लिए, राइट। तो मदर ब्लड उसको फॉरेन सेल की तरह लेके उसको प्रोटेक्ट करेंगे मदर के बॉडी को, राइट। तो ये क्या करेंगे, इसीलिए मदर के बॉडी एंटीबॉडी बनाएंगे, ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन दैट इज RH फैक्टर फीटस से बाइंड करेंगे, ये होती है बाइंडिंग। जैसे ही ये बाइंड करेंगे क्या होगा, लाइसिस ऑफ आरबीसी होगा फीटस का, और इससे हीमोलाइटिक एनीमिया एराइज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस। क्लियर एवरीवन? यस, ये हो गया आपका एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। अगर हम टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं, ये भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। यहाँ पे आपका किसका एक्टिवेशन होता है, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। मान लो ये कोई फॉरेन एलोजन है, राइट। जब भी ये आएगा कांटेक्ट में किसके, बी सेल्स के, तो ये क्या करेगा, बी सेल्स प्लाज्मा मेमोरी सेल्स में चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये IgG का प्रोडक्शन करेगा, राइट। ये जाके आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मोस्ट अबांडेंट C3 है जो कि आपका C5 को एक्टिवेट करता है। फिर ये MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये सेल को किल करते हैं, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी आपका किस लिए हो सकता है, मान लो कोई भी आपके आर्थराइटिस हो, सिस्टेमिक एरिथ्रोपस लूप SLE एक्सक्यूज मी, ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका आर्थराइटिस, राइट। आर्थराइटिस, देन आपका क्या हो गया, आर्थराइटिस देन SLE, ये सब डिजीज आपका क्या हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोसाइट्स, राइट। ये सब डिजीज आपके होते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। अगर SLE पता है क्या है, SLE में क्या होता है, ये एक सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रो सिस्टेमिक, इसको हम अगर इसको जस्ट अ मिनट, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, राइट। इसमें कंडीशंस में क्या होता है, जब बॉडी के इम्यून सेल्स खुद के ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन की तरह ट्रीट करके किल करना शुरू करते हैं, राइट। व्हेन द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी फाइट्स अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यूज, देन हम उसको बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, राइट। ये हो गया आपका टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। लेट्स मूव टू टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। यस, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी क्या है, ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये डिलेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे TH सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, TH TC दोनों सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिट ये इमीडिएट रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, आफ्टर 1 वीक आफ्टर 2 वीक ये रिस्पॉन्स शो करते हैं,
राइट। इसको हम कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्यों कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं? दिस इज बिकॉज क्योंकि कभी कभी जब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लेडीज लोग पहनते हैं तो उनको क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस होता है। क्योंकि कभी कभी हमारे बॉडी क्या होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मेनली निकल वगैरह होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी उसको एंटीजेन की तरह ट्रीट करते हैं और उसके अगेंस्ट में बी सेल्स एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी फॉर्मेशन के थ्रू उसको किल करने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये आपका टी सेल्स, टी एच सेल्स के थ्रू होता है, राइट। और ये आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इसको टाइम लगता है, इट विल टेक अ 1 week टाइम, right, to show its response. Clear? So ये हो गया आपका delayed type of hypersensitivity. Now we will see type 4 hypersensitivity. Type 4 hypersensitivity, right? Type 4 hypersensitivity ये क्या है आपका, ये delayed type of hypersensitivity है। Delayed, अब नाम से ही आप देख रहे हो delayed मतलब it will take time to show the reaction, राइट। इसको टाइम लगता है। यहाँ पे कौन से सेल्स इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, यहाँ पे जो सेल्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो है आपका टी सेल्स, राइट। इसका एग्जांपल क्या है आपका, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर एक टेस्ट होता है जो आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये इससे ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट हो सकता है, राइट। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको पता है ये मेटल से बनते हैं, या तो निकेल, क्रोमियम, कुछ भी। आई एम कंसिडरिंग दिस निकेल, राइट। व्हेन दिस आर्टिफिशियल ज्वेलरी comes in contact with the skin, it leads to the activation of antigen presenting cells, right? And this antigen presenting cells will now show the response, right? So this is what is the type 4 hypersensitivity reaction. Clear? Okay. ओके मैं आपको यहाँ क्या करूंगी, अभी हमने जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखे हैं उनको मैं एक स्लाइड में कंपाइल कर दूंगी, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में इजी होगा इसको देखने में, राइट। तो ओके लेट्स मूव टू दिस। सो दिस इज अ हाइपर सेंसिटिविटी type, right, and this is antibody cells involved and then body affected, right? Okay, let's move to your type 1 response. For type 1, antibody is your IgE, right? Cells, mast cells, right, basophils, eosinophils, and the body affected will be your respiratory system and your skin. Ectopic dermatitis related to skin, right? Next, type 2. Coming to type 2, it includes your IgG and IgM, right? And the cells, it activate the complement system. Also ADCC, antibody dependent cell mediated cytotoxicity. The cells which body under effect will be blood group, antigen, Rh factor, right? This all RBCs will be affected, right? Next, third is your type 3. In case of type 3, it is an antigen antibody reaction. Kabhi this will also activate the complement system, right? Some cases it activates the complement system, right? And
cells affected is your, what cells affected? Neutrophils. And body affected is your joints, right? Example is your arthritis. Example, arthritis. Then arthritis, we have seen SLE, systemic lupus erythematosus, right? This is your type 3 hypersensitivity. Coming to your type 4 hypersensitivity. Type 4 hypersensitivity, this is T cell dependent, right? There is no antibody. You can write here no antibody. No antibody, it involves T cells, right? Cells affected will be macrophages and T cell. Body affected will be skin, right? So this is what is compiled in one chart. You can write here, you can write on the above, hypersensitivity, right? So type 1, type 2, type 3, type 4 all have been mentioned here. So if you like the video, I am ending up the class here. If you like the video, please hit the like button, do subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye, take care everyone, good night.